हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे थ्री फेज फॉल्ट विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस इम्पीडेंस। ठीक है, तो आपको पता है जो थ्री फेज फॉल्ट होता है राजी, वो आपका बैलेंस होता है। बैलेंस अगर है उसके अंदर जीरो और नेगेटिव सीक्वेंस तो जीरो हो जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, आपका पॉजिटिव सीक्वेंस बचेगा। ठीक है, इसका मतलब इस सर्किट को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बिफोर फॉल्ट जी ओपन होगा, यहाँ पे Z1 होगा राजे, यहाँ पे E होगा। जैसे ही थ्री फेज फॉल्ट इस टर्मिनल के ऊपर आएगा, यहाँ पे वोल्टेज कितनी थी भाई, BA1। ठीक है, और ये जो करंट होगा राजे, कौन सा करंट होगा, दैट इज योर थ्री फेज फॉल्ट। और यहाँ पे करंट कौन सा होगा, IA1, I ऑफ A1। समझे मेरी बात, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं वोल्टेज V ऑफ 1 की बात करूं, ये क्या हो जाएगी, जीरो। VA2 और VA0 पहले ही आपका जीरो, क्योंकि आपका पॉजिटिव जो आपका नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस है वो तो मेरा जीरो ही होता है। बोलो जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं फॉल्ट करंट की बात करूं, IF ऑफ थ्री फेज, वही मेरे पास क्या होगा, IA1 होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, E डिवाइड बाई Z1। ठीक है, तो ये चीज भाई आपकी इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ थ्री फेज फॉल्ट। समझे मेरी बात, बोलो हो जाएगा भाई, बोलो हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम करते हैं कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ थ्री फेज फॉल्ट एंड लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, मैं पहला केस मान के चल रहा हूं, फॉर सॉलिडली ग्राउंडेड अल्टरनेटर। अगर मेरा अल्टरनेटर क्या सॉलिडली ग्राउंडेड है, ठीक है, मतलब इसका क्या हुआ, मान लीजिए मेरे पास ये अल्टरनेटर है, ये जो आपका अल्टरनेटर है राजी, दैट इज सॉलिडली ग्राउंडेड का मीनिंग ये है, जो आपकी न्यूट्रल है वो सॉलिडली ग्राउंडेड है। ठीक है, मींस आपका जो Zn है, जिसकी वैल्यू आपके पास क्या है राजी, जीरो है, दैट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिडली ग्राउंडेड अल्टरनेटर। ठीक है, तो अगर मैं इसके ऊपर अगर थ्री फेज फॉल्ट आएगा, तो IF थ्री फेज की जो वैल्यू मेरे पास रहेगी राजी, दैट इज इक्वल टू, अभी आपने निकाला था, E डिवाइड बाई Z1 होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं IF सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट की बात करूं, वो क्या था भाई, E, बोलो 3E डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस Z0। ठीक है, अगर मान लीजिए ZF भी जीरो है और मेरा Zn भी जीरो है। ठीक है, ये Zn तो जीरो ही है बिकॉज सॉलिडली ग्राउंडेड है। मान लीजिए फॉल्ट का जो इंपीडेंस है वो भी मेरा जीरो है। ठीक है, चलिए अगर मैं जनरेटर की बात करूं, तो जनरेटर के केस में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 3E डिवाइड बाई जे है Z1 प्लस, हाँ जी, जनरेटर के केस में अप्रोक्सीमेट Z2 Z1 के इक्वल ही होता है, और जो Z0 होता है दैट इज वेरी वेरी लेस एज कंपैरिजन टू Z1। ये चीज होती है मेरे पास, बिल्कुल भी होती है भाई। इसका मतलब इसको तो नेग्लिजिबल है, इसको जीरो मान लेते हैं, तो 3E डिवाइड बाई जी अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा, 3E डिवाइड बाई 2Z1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो IF लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है दैट इज 1.5 टाइम्स ऑफ E डिवाइड बाई Z1। और E डिवाइड बाई Z1 क्या रहा जी आपके पास, बोलो जी, IF LG दैट इज इक्वल टू, जे है राजी आपका IF थ्री फेज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये जो आपके पास फॉल्ट है कौन सा, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट इन केस ऑफ सॉलिडली ग्राउंडेड अल्टरनेटर, उसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, एज कंपैरिजन टू थ्री फेज फॉल्ट। अदरवाइज हम यही मान के चलते हैं जो थ्री फेज फॉल्ट है वो सबसे खतरनाक है, लेकिन इस केस में सबसे खतरनाक फॉल्ट कौन सा राजी, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। इसका मतलब यहाँ पे जो सर्किट ब्रेकर की हम ब्रेकिंग कैपेसिटी की बात करते थे, वो थ्री फेज फॉल्ट डिसाइड करता था, लेकिन यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा भाई, सॉलिडली ग्राउंडेड, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। ठीक है, सर्किट ब्रेकर की हमें मैक्सिमम जितना करंट उसमें फ्लो कर सकता है उसके अकॉर्डिंगली ब्रेकिंग कैपेसिटी डिसाइड करनी होती है। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर टू बी इंस्टॉल्ड, लिख लो इसको वर्डिंग की फॉर्म में, must have braking capacity taking into account of IFLG। करेक्ट हो इतनी बात, तो
यहाँ से भाई मेरे पास सॉलिडली ग्राउंडेड के केस में मेरे पास जो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा दैट इज 1.5 टाइम ऑफ योर, बोलो बोलो यार, 5 टाइम ऑफ योर 3 फेज फॉल्ट। ठीक है, बी आपके पास आ गया भाई रिएक्टेंस ग्राउंडिंग। ठीक है, तो रिएक्टेंस ग्राउंडिंग के केस में आपने देखना भाई क्या होगा। अब ये मेरे पास अल्टरनेटर है, इसकी जो न्यूट्रल है वो रिएक्टेंस XN के साथ आपका भाई मान लीजिए क्या है भाई, ग्राउंडेड किया गया है। ठीक है, तो IF3 फेज क्या हो जाएगा राजी, IF3 फेज वो तो आपको क्लियर है, E डिवाइड बाई X1। ठीक है, और IF लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट विच इक्वल टू 3E डिवाइड बाई क्या था भाई, X1 X2 प्लस X0 प्लस 3 ऑफ XN। यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो जी, बिल्कुल हो जाएगा भाई। इफ अगर XN की वैल्यू में 1/3 डिवाइड बाई X1 माइनस X0 पुट कर दूं से, अगर ये चीज होगी तो उस केस में बताओ IFLG क्या होगा, IFLG दैट इज इक्वल टू 3E डिवाइड बाई X1 X2 प्लस X0 प्लस 3, इसकी वैल्यू पुट कर दें भाई 1/3 कितना X1 माइनस X ऑफ नॉट। ठीक है, ये चीज तो कैंसिल हो जाएगी, बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। X0 के साथ X0 कैंसिल हो जाएगा और X1 अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या होते हैं राजी, X ऑफ T होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब IFLG दैट इज इक्वल टू 3E डिवाइड बाई 3X1। ठीक है, ये देखिए कैसे, एक तो जे हो गया, एक जे हो गया, एक इधर से आ जाएगा। ठीक है, तो 3X1 हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे राजी आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये बचेगा E डिवाइड बाई X1। इसका मतलब IFL ऑफ G मस्ट बी इक्वल टू IF3 फेज। ठीक है, ये चीज कब होगी, इफ X ऑफ N की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी राजी, 1/3 X1 माइनस X0। ठीक है, तो ये भाई आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जब मेरे पास XN की वैल्यू 1/3 X1 माइनस X0 होगी, ठीक है, तो उस केस में मेरे पास लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट इक्वल टू क्या होगा राजी, बोलो जी 3 फेज फॉल्ट। ठीक है, अब कंडीशन एक दो और हम यहाँ पे लगा देते हैं भाई, देखिए क्या, इफ XN की दो वैल्यूज और हो सकती हैं, इसकी वैल्यू लेस देन हो सकती है भाई 1/3 X1 माइनस X0, एक हो सकती है मोर देन 1/3 X1 माइनस X0। ठीक है, जब जे वाली कंडीशन मेरे पास होगी, जे वाली कंडीशन होगी, उस केस में क्या होगा बोलो, जो मेरे पास IF लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है इसमें बस वैल्यूज रख के देख लो राजी, इसमें आप वैल्यूज पुट करके देखिए तो IFLG जो होगा वो मोर देन हो जाएगा IF3 फेज। ठीक है, ऐसे ही ये IFLG इस केस में क्या होगा राजे, लेस देन हो जाएगा IF, बोलो जी IF3 फेज। ठीक है, तो ये पॉइंट भाई आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए ये था इन केस ऑफ अल्टरनेटर। अब इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड ट्रांसमिशन लाइन, तो उनके केस में क्या होगा वो भी देख लेते हैं भाई। ठीक है, चलिए मुझे ये तो क्लियर है, IF3 फेज की जो वैल्यू है राजी दैट इज इक्वल टू E डिवाइड बाई X1। ठीक है, IF लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट दैट इज इक्वल टू 3E डिवाइड बाई X1 X2 प्लस X0। यही होगा भाई, बिल्कुल सर यही होगा। और आपको ये क्लियर है इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन जो आपके पास X1 और X2 दोनों सेम होते हैं, कितने होते हैं भाई, XS माइनस X ऑफ N, जो X0 की वैल्यू होती है XS प्लस 2X ऑफ M, मीन्स जो X0 होता है दैट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेरिजन टू
x1 x2 ये चीज होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं नीचे वाले फैक्टर की बात करूं, इसके नीचे वाले ये फैक्टर की बात करूं, ये क्या हो जाएगा? वेरी वेरी लार्ज हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो IF3 फेज है वो तो ये हो गया E डिवाइड बाई एक्स। इसका मतलब ये हुआ, ये तीनों की जो वैल्यू है दैट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेरिजन टू x1 x2। इसका मतलब क्या हुआ? IFLG वो क्या होगा? वेरी वेरी लेस होगा एज कंपेरिजन टू IF3 फेज। ठीक है, इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है जी, तो ऑलवेज आपका फॉल्ट करंट जो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है वो लेस देन होगा एज कंपेरिजन टू 3 फेज फॉल्ट। बोलो जी, यहां तक ओके हो गया? बिल्कुल ओके हो गया जी। ठीक है, आगे नेक्स्ट पार्ट जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट है राजे, वो देखते हैं फॉल्ट एनालिसिस बाय यूजिंग ZBUS। लिखिए फॉल्ट एनालिसिस बाय यूजिंग ZBUS। देखिए भी इसका हम एनालिसिस करते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है भाई आपके पास। मान लीजिए मेरे पास N बस सिस्टम है। ठीक है, पावर सिस्टम है, N बस सिस्टम। ठीक है, N बस सिस्टम पावर सिस्टम नेटवर्क है, जिसके ऊपर मैं मान के चल रहा हूं मेरे पास N नंबर ऑफ बसेस है, 1 2। ठीक है, आगे मैं kth बस पे जाता हूं। kth बस के 3 फेज R बाई B, सभी बस के यही होता है, R बाई B 3 फेज होंगे राजे। ये है आपकी kth बस। ठीक है, आप 2 में चलता गया, फिर मेरे पास 3 फेज हो जाएंगे मेरी ith बस की। ठीक है, ये मेरे पास होगी ith बस। ठीक है, उसका R फेज, Y फेज और B फेज। ऐसे चलते चलते मेरे पास टोटल कितनी बसेज है राजे? N नंबर बसेज है। ठीक है, ये nth बस होगी और ये मेरे पास रेफरेंस बस होगी। ठीक है, और ये मेरे पास रेफरेंस बस होगी। ठीक है जी, तो इसके अंदर जो Z बस ऐसे लिखा होगा Z बस 1, इसका मतलब होगा राजे पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस मैट्रिक्स। ऐसे ही अगर Z बस ऊपर 2 है, इसका मतलब होगा नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस मैट्रिक्स। अगर कहीं पे लिखा है Z बस 0, इसका मीनिंग होगा जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस मैट्रिक्स। समझ रहे मेरी बात? बोलो जहां तक ठीक है। अगर कहीं पे लिखा है I की पावर N, इसका मतलब होगा करंट इन nth बस, करंट इन nth बस। समझे मेरी बात? यहां तक ओके हो गया। अब मैं ये मान के चल रहा हूं फॉल्ट से पहले मेरा सिस्टम अनलोडेड है। ठीक है, प्रेयर टू फॉल्ट अगर अजय सिस्टम अनलोडेड है, इसका मतलब क्या हुआ? I की पावर 1 इक्वल टू I की पावर 2 विच इज इक्वल टू I की पावर kth विच इज इक्वल टू ith की पावर ith विच इज इक्वल टू ith की पावर n। ये सभी करंट की वैल्यू क्या होगी राजी? 0 होगी। ठीक है, मींस एट ऑल बसेस करंट क्या होगा राजी? करंट इज 0। ठीक है, अब मैं मान के चल रहा हूं, ये था मेरा पास पहले, अब मैं मान के चल रहा हूं फॉल्ट इज अकर्ड एट kth बस। ठीक है, मान लीजिए मेरा जो फॉल्ट है वो kth बस के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो kth बस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मान के चलूंगा जो kth बस होगी मेरी, वो क्या होगी राजी? वो फॉल्टी बस होगी। जो ith बस होगी उसको मैं हेल्दी बस लेके चलूंगा। ठीक है, दिस इज योर फॉल्टी बस और इसको मैं लेके चलूंगा हेल्दी बस। ठीक हुआ इतनी बात? चलिए, अगर फॉल्ट मेरा kth बस पे आ गया, इसका मतलब क्या हुआ राजे? जो मेरा करंट होगा एट kth बस वो अब 0 नहीं होगा, लेकिन जो बाकी करंट होंगे जितने भी थे सभी के सभी क्या होंगे राजे? 0 होंगे। ठीक है, अदर देन kth बस। समझे मेरी बात? ठीक है, अब जैसे ही फॉल्ट मेरा आ गया kth बस के ऊपर, तो हमारे पास 3 कैलकुलेशन करने को आ सकती है। ठीक है,
तो क्या क्या कैलकुलेट करने को आ सकता है भाई? कैलकुलेट, हाँ जी, नंबर 1 फॉल्टी बस वोल्टेज, नंबर 2 आपके पास आ सकता है फॉल्टी, यहाँ पे पहले करंट निकालेंगे फिर वोल्टेज निकालेंगे, फॉल्टी बस करंट, फिर हमारे पास आ गया फॉल्टी बस वोल्टेज, या फिर आपके पास हेल्दी बस वोल्टेज, हेल्दी बस आइथ वोल्टेज। ठीक है, ये चीजें निकालने को आ सकती हैं। ठीक है, तो अगर मैं नेटवर्क इक्वेशन की बात करूं, नेटवर्क की जो इक्वेशन बनेगी राजे वो कैसे बनेगी? वोल्टेज VR1 एट फर्स्ट बस, VR1 एट सेकंड बस, ऐसे ही VR1 एट केथ बस, VR1 एट आइथ बस, ऐसे ऐसे टोटल मेरे पास कितनी बसेज हैं राजी? n बसेज है। ठीक है, आपके पास सिंपल फॉर्मूला था ना फॉर पॉजिटिव सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस के केस में मेरे पास यही चीज आई थी ना, बोलो यार, भूल जाते हो यार। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज VA1 है, जे E है, जे Z1 है, करंट IA1 जा रहा है, तो इस केस में जो VA1 है दैट इज इक्वल टू E माइनस IA1 इंटू Z1, यही होता है ना, वही चीज मैं लिखने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, ये हर एक पॉइंट के ऊपर मेरा पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज आ गई दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, यहाँ पे क्या होगा? E सभी पॉइंट पे वोल्टेज E रहेगी इंटू माइनस Z इंटू IA1। ठीक है, यही था ना भाई? ठीक है, चलिए, तो इम्पीडेंस मैट्रिक्स क्या होगा इस पूरे सिस्टम का? वो हो जाएगा Z11 Z12, ऐसे ही चलता जाएगा, Z1K ऐसे ही चलता रहेगा, Z1I ऐसे ही चलता रहेगा, ZN, Z21 Z22 Z2K अप टू Z2I अप टू Z, यहाँ पे 1N आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2N आ जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा, ZI1 ZI2 ZIK ZII ZIN। ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा, Z, पहले K वाला लिखना था भाई आपने, चलिए, ZK1 ZK2 ZKK ZKI ZKN। ठीक है, अब ZI1 ZI2 ZIK ZII ZIN, ऐसे ही ZN1 ZN2 ZNK ZNI ZII। ठीक है, जी हो जाएगा इंपीडेंस। कौन सा इंपीडेंस होगा राजी? पॉजिटिव, ऊपर लगा देते हैं 1 इनटू करंट, करंट किस में फ्लो करेगा? बाकी सभी करंट जीरो रहेंगे जिस पे फॉल्ट आया होगा, IR1K, केथ बस का आपके पास ये रहेगा, बाकी सभी क्या रहेंगे? जीरो रहेंगे। ठीक है, ये चीज हो जाएगी आपके पास, बोलो जी। बिल्कुल हो जाएगी सर। चलिए, मैंने सेम चीज यहाँ पे लिख दी है। अब हमें फॉल्टी बस वोल्टेज निकालनी है। फॉल्टी, पहले क्या निकालेंगे? फॉल्टी बस वोल्टेज। तो फॉल्टी बस कौन सी है राजी मेरे पास? बोलो, केथ बस है ना, केथ बस मैंने दिखा दी है यहाँ पे, ये पावर सिस्टम है, ये केथ बस के भाई 3 टर्मिनल होंगे, 3 फेज होंगे, R/V, ये इट इज योर केथ बस। ठीक है, अब VR1 ऑफ केथ पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज क्या होगा? E माइनस, मुझे एक चीज बताइए, अगर केथ बस पे फॉल्ट आ रहा है, इसका मतलब इसमें से जो इंपीडेंस आएगा राजी, ये जो इंपीडेंस की अगर बात कर रहा हूँ, ये इंपीडेंस मैट्रिक्स में से कौन सा इंपीडेंस आएगा? ZKK आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ZKK, कौन सा? पॉजिटिव, इनटू करंट कौन सा भाई? IR1 ऑफ केथ। ठीक है, इसका नेगेटिव सीक्वेंस भी निकाल सकते हैं एट केथ, विच इज इक्वल टू माइनस ZKK नेगेटिव सीक्वेंस इनटू IR1, कौन सा रजे? केथ, IR2 सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव सीक्वेंस हो जाएगा। ऐसे ही VR0 केथ पे क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू माइनस ZKK जीरो सीक्वेंस इनटू IR0 ऑफ केथ बस। ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं अभी फॉल्टी बस की वोल्टेज। बोलो, डाउट लग रहा है? चलिए, मैं डाउट अभी क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए मेरे पास वोल्टेज V1 V2 और V3 है। ठीक है, विच इज इक्वल टू, मान लीजिए E है मेरे पास, E का हम देखते हैं क्या होगा, लेकिन हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि इम्पीडेंस का क्या क्या इफेक्ट होगा। Z12 Z
Z12 Z13 Z21 Z22 Z23 Z31 Z32 Z33। ठीक है, मान लीजिए सेकंड बस पे फॉल्ट आ गया तो इसका मतलब उस करंट की वैल्यू मान लीजिए आई है। ठीक है, अगर मैं B2 की वैल्यू निकालूं, ठीक है, V ऑफ टी की वैल्यू देखो कितनी आएगी, देखो Z12 इंटू 0 0, Z22 इंटू आई, Z23 इंटू 0, तो देख सकते हैं भाई Z22 इंटू I2 ही आएगा। ठीक है, मीन जिस बस पे वोल्टेज आएगी उसका डायगोनल एलिमेंट हमें लेना होगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ZK के लिया। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे ZK के मेरे पास लिया हुआ है। ठीक है जी, चलिए अगर सीक्वेंस वोल्टेज आपके पास आ गई राजे तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, बोलो जी, इससे हम निकाल सकते हैं अनसिमेट्रिकल वोल्टेज VR बाई VB, कौन सी, एट kth बस, विच इज इक्वल टू 1 1 1 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, बोलो जी, किसके साथ कर रहे हैं भाई, सीक्वेंस वोल्टेज VR0 VR1 VR2 एट kth बस। ठीक है, क्योंकि ये चीज मैंने ऊपर निकाल ली है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इससे मैंने ये चीज निकाल रखी है। ठीक है, ऐसे ही नंबर 2 पे हम क्या निकाल देंगे राजी, हेल्दी बस, वोल्टेज एट ith बस। चलिए तो VR1 निकाल लेते हैं एट ith बस विच इज इक्वल टू, देखिए हेल्दी बस वोल्टेज, मान लीजिए मुझे B ऑफ 3 निकालना है यहाँ से, है ना, V ऑफ 3 निकालना है, V ऑफ 3 निकालना है यहाँ से, तो V ऑफ 3 कैसे निकलेगा, इस Z को इसके साथ मल्टीप्लाई करो 0, Z32 इंटू आई, Z33 0, इसका मतलब V ऑफ 3 की जो वैल्यू आएगी Z32 इंटू आई। देखो डिफाइन क्या होगा, ये पहला कैरेक्टर बोलेगा हेल्थी बस और ये आई डिफाइन करेगा आपके पास जिसपे फॉल्ट आया हुआ है, दैट इज फॉल्टी बस। ठीक है, इसका मतलब मुझे ith बस पे चाहिए। ठीक है, ith बस पे चाहिए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, E माइनस ये जो Z हम लेंगे, हाँ जी, पहले कौन सा लेना है, यहाँ पे देखिए हेल्दी वाला लेना है ना, हेल्दी वाला, तो हेल्दी कौन सा है, आई, फिर लेना फल्टी वाला, फल्टी कौन सी है, kth बस, उसका पॉजिटिव सीक्वेंस इनटू, हाँ जी, करंट कौन सा लेंगे, करंट तो मेरे पास IR1 ही होगा, फल्टी करंट। ठीक है, ऐसे ही VR2 एट ith बस विच इज इक्वल टू माइनस ZIK, उसका नेगेटिव सीक्वेंस इनटू IR2 इंटू K। नेक्स्ट VR का जीरो सीक्वेंस एट ith बस दैट इज इक्वल टू माइनस ZIK जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस इनटू IR0 एट kth बस। ठीक हुई इतनी बात, तो ये सारी चीजें आपकी निकाल लेंगे भाई आप, ये चीजें आ गई तो आप हेल्दी बस की भाई वोल्टेज भी निकाल सकते हो, VR बाई BB एट ith बस विच इज इक्वल टू 1 1 1 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर। ठीक हुआ, आगे हम मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, बोलो, VR0 VR1 VR2, उसकी पावर कितनी होगी राजी, ith बस। ठीक है, एट ith बस, समझ रहे मेरी बात। अब जो फॉल्ट होगा राजे वो फॉल्ट डिफाइन करेगा फॉल्ट करंट, जो IR0 है, IR1 kth पे निकाल रहे हो ना, वो बताया जाएगा आपको कौन सा फॉल्ट आ रहा है। ठीक है, जो फॉल्ट आ रहा है उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, वो वाला फॉल्ट करंट निकाल लेंगे, उसके साथ मेरे पास क्या आ जाएगी राजी, वोल्टेज आ जाएगी। ठीक है जी, अगर मैं फॉर एग्जांपल आपसे बात करूं कि मान लीजिए मेरे पास थ्री फेज फॉल्ट आ रहा है, तो उस केस में एनालिसिस देखें, मान लीजिए 3 फेज फॉल्ट आ गया। ठीक है, 3 फेज फॉल्ट आ गया एट बस नंबर K पे अक्कर हो गया। ठीक है, तो उस केस में अगर मैं आपसे बात बताऊं, पहले क्या निकालेंगे, फॉल्टी बस करंट निकाल लेंगे, फॉल्टी बस करंट, बोलो निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे सर। उसकी वैल्यू क्या आएगी, IR1 बोलो एट kth बस विच इज इक्वल टू IF kth पे 3 फेज फॉल्ट, उसकी वैल्यू थी E डिवाइड बाई, बोलो जी, Z1, लेकिन Z कौन सी आएगी राजे, ZKK। ठीक है, और उसकी पॉजिटिव। ठीक है, ZKK क्यों लिया, क्योंकि जिस बस पे फॉल्ट आएगा उसका डायगोनल का इंपीडेंस आ जाएगा। ठीक है, ZKK, बोलो जी, और जो IR0 होगा, ठीक है, एट kth बस, और IR2 होगा एट kth बस, उसकी वैल्यू क्या होगी राजी,
जीरो होगी। जीरो क्यों होगी? क्योंकि ये मेरा सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं, तो इसके ऊपर नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस जीरो रहेंगे। ठीक है, आगे क्या निकालेंगे हम? फॉल्टी बस वोल्टेज, फॉल्टी बस वोल्टेज निकाल लेंगे। लेकिन आपको ये भी क्लियर है इसके केस में सभी वोल्टेज की जो वैल्यू होती है राजी, वो पहले से ही क्या होती है? जीरो होती है। ठीक हो इतनी बार? तो ये जीरो आ जाएगी। अगर ये जीरो आ गई तो वी आर, वी वाई और बी वी, इसका जो मैट्रिक्स होगा राजी, वो भी मेरे पास जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, मीन उनकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी? वी आर केथ, वी वाई केथ एंड बी वी केथ, इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी राजी? जीरो आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे? बोलो जी, हेल्दी बस वोल्टेज निकाल लेंगे। ठीक है, हेल्दी बस वोल्टेज कैसे निकलेगा? बोलो जल्दी से। हेल्दी बस वोल्टेज मींस वी आर वन एट ith बस विच इज इक्वल टू, हाँ जी क्या होगा? ई माइनस जेड आई के उसका पॉजिटिव इंटू आई आर वन केथ। आई आर वन केस कौन सा है भाई? थ्री फेज फॉल्ट वाला ही है। ठीक है, तो नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस मेरे पास जीरो रहेंगे, तो इसके हेल्दी पे ऊपर भी मेरे पास इफेक्ट उसका जीरो ही आएगा। ठीक है, ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया था भाई, आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, क्या कोई चीज डिफिकल्ट थी इसमें? कोई भी चीज इसके अंदर डिफिकल्ट नहीं थी। ठीक है, तो ये था भाई आपका एनालिसिस बाय यूजिंग जेड बस। ओके, तो एक दो क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, द सेवेरिटी ऑफ द एलजी and three phase fault at terminal of an unloaded alternator is to be same if the terminal voltage is 1 per unit and x1 x2 and x0 आपके पास given है for the alternator, then a required inductive reactance for neutral grounding। ठीक है, x of n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x of n की वैल्यू कितनी होगी? जब i L of G इक्वल टू हो जाए I of थ्री फेज। ठीक है, आप देख चुके हैं भाई उस केस में जो x of n है दैट इज इक्वल टू 1/3 x1 माइनस x0। ठीक है, हम पीछे कर चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब 1/3 x1 की वैल्यू कितनी है? 0.1 माइनस x0 कितना है? 0.05। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा 0.5 माइनस करो 0.05, तो 0.05 आ जाएगा। डिवाइड बाय 3 कर दो, डिवाइड बाय 3 कर देंगे दैट इज 0.0166। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजे दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो जी भाई आपके पास पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ थ्री फेज फॉल्ट करंट एट बसेस ए एंड बी ऑफ द पावर सिस्टम आर। ठीक है, बस ए के ऊपर आपके पास फॉल्ट करंट गिवन है। ठीक है, तो आई एफ कौन सा फॉल्ट है राजे? थ्री फेज फॉल्ट है एट बस नंबर ए, उसकी वैल्यू है 10 पर यूनिट। आई एफ थ्री फेज एट बस नंबर बी दैट इज इक्वल टू कितना राजे गिवन? 8 पर यूनिट गिवन है। ठीक है, नेग्लेक्टिंग ऑल द रेजिस्टेंस इन द सिस्टम एंड कंसीडर द प्री फॉल्ट सिस्टम इज अनलोडेड, द प्री फॉल्ट वोल्टेज एट ऑल द बसेस इन द सिस्टम इज 1 पर यूनिट। तो प्री फॉल्ट वोल्टेज 1 पर यूनिट है भाई सभी बसेस के ऊपर। द वोल्टेज मैग्नीट्यूड एट बस बी ड्यूरिंग थ्री फेज फॉल्ट एट बस ए। तो पहली वही कंडीशन आपके पास गिवन है, इसका मतलब हेल्दी बस वोल्टेज आपके पास गिवन है। ठीक है, बी बस के ऊपर जो वोल्टेज है, बी बस के ऊपर वोल्टेज जब ए के ऊपर फॉल्ट आ रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू भाई आपके पास गिवन है। ठीक है, द वोल्टेज मैग्नीट्यूड एट बस बी ड्यूरिंग अ थ्री फेज फॉल्ट एट बस नंबर ए। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी राजी? दैट इज योर B1 एट बस बी विच इज इक्वल टू ई माइनस जेड। फॉल्ट किस पे आ रहा है? ए पे आ रहा है। ठीक है, बी पे हम निकाल रहे हैं, तो जेड बी ए इंटू आई एफ। फॉल्ट करंट कौन सा लेंगे राजी? ए वाला लेंगे, क्योंकि फॉल्ट कहाँ पे आ रहा है? ए पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, उस केस में B1 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0.8 विच इक्वल टू प्री फॉल्ट वोल्टेज 1 है इंटू जेड बी ए इंटू ए के ऊपर फॉल्ट करंट कितना भाई? 10 है। ठीक है, तो जेड बी ए 10 जेड बी ए इक्वल टू 1 माइनस 0.8 विच इज इक्वल टू 0.2। तो यहाँ से जेड बी ए विच इज इक्वल टू जेड ए बी, उसकी जो वैल्यू आएगी राजी दैट इज 0.02 पर यूनिट।
ठीक है। अब सेकंड केस हमारे पास क्या गिवन है, सेकंड केस में आपने निकालना है वोल्टेज मैग्नीट्यूड एट बस ए ड्यूरिंग 3 फेज फॉल्ट एट बस नंबर बी। तो V1 निकाल लेते हैं भाई ए के केस में, वो क्या होगा E माइनस ZBA। जब फॉल्ट मेरा किस पॉइंट पे आ रहा है राजे, व्हेन फॉल्ट इज अकरिंग एट बस नंबर बी। ठीक है, तो प्री फॉल्ट वोल्टेज इज 1 माइनस ZBE 0.02 इंटू 3 फेज फॉल्ट कितना आ रहा है भाई बी बस के ऊपर, दैट इज योर 8, तो 1 माइनस 0.16 विच इज इक्वल टू 0.84 पर यूनिट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज 0.8 पर यूनिट। ठीक है, जो कंसेप्ट बस आपको सिखाया गया है उसी का हम यूज करेंगे, उसके साथ आपका एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 0.84 पर यूनिट। ठीक है जी, तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।